हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हमने अभी ढेर सारे यूजेस पढ़ी, अब हम पैसे वाइज को बहुत ध्यान से समझेंगे। एग्जाम भी नज़दीक है और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो सकती है जिसमें आप अटेम्प्ट करना चाहो, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। क्योंकि पैसे वाइज ही एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में मैंने देखी है अभी तक, जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर हायर लेवल तक। तो प्लीज़ एकदम रेगुलर रहिएगा, अच्छे से ईमानदारी से पूरी समर्पण के साथ समय देकर के अच्छे से देखिएगा। मैं एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है कि कल का जो वीडियो मैंने फंडामेंटल ऑफ पैसे वाइज दिया, आपने उसे समझी होगी। 3 विशेष रूल मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस क्या है? अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ी है, चाहे कोई भी यूज वो टेंस पढ़ी है हमने, वो सब आपका जो है एक्टिव वॉइस कहलाती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें उस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा उसे ही सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब क्या ऑब्जेक्ट होती है और सब्जेक्ट कैसे बनता है, ये भी मैंने कल ही बता दिया है। प्लीज एक कदम पीछे जाकर के, एक वीडियो पीछे जाकर के, एक दिन पहले पीछे जाकर के आप देख लीजिएगा। मैं हर दिन बिल्कुल सेम टाइम पर वीडियो अपलोड करता हूँ। एक एक स्टेप वाइज इंग्लिश का वीडियो बना करके आपको मैं दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हर दिन अपडेट होंगे और हर चीज़ें अच्छे से क्लियर किए होंगे। और ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बना लेंगे, दूसरी रूल में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद ओके कर्ता अनुसार, मतलब सब्जेक्ट वर्ब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके ना। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर तीसरे रूल में है पैसिव वॉइस सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनती है। तो ऊपर जो वर्ब होगा नीचे वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके। फिर चौथे रूल में हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद ही लिखेंगे, और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। उसके बाद मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे बट उसके पहले हमें बाई लगाना पड़ेगा। कैसे? ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक एक पैटर्न वाइज में लिख रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा लेंथी रूल नहीं लिखूंगा कि इस मैं बोल देता हूँ इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसके पहले बाई लगाते हैं। ये रहा हिंदी में। यदि मैं लिखाना चाहूँ बहुत ज्यादा लंबा नियम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना लिखवाने की मुझे जरूरत है। मैं पैटर्न लिख देता हूँ, पैटर्न के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके ना। तो एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ, अच्छे से हम लोग समझते चलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब जो कि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है मैं ये लिख ही दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगानी है आपको। ओके ना। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थर्ड आ रहा है समझ में? वर्ब की थर्ड फॉर्म कीजिएगा प्लीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाइएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन उसके पहले बाई लगाना पड़ेगा। बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ना। अब इसके बाद आप लिखना चाहते हैं तो प्लेस विद और टाइम दिया रहेगा, आप उसे लिख दीजिएगा। ओके ना। प्लेस विद और टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न तो मैंने असर्टिव का लिखा है बट निगेटिव और इंटरोगेटिव में भी हम बनाना होगा। मैं एग्जांपल लिखता रहूंगा, बहुत तेज नोट कीजिएगा, मैं चूंकि डिलीट भी करूंगा। ध्यान दीजिएगा, बार बार मुझे डिलीट ना करना पड़े तो आप अच्छे से नोट करते रहिए ताकि आप एक बार में समझते रहे ना। आप देखिए एग्जांपल के माध्यम से देखिए आप लोग। मैं सोच रहा था टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बताने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा जब मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ और अभी टेंस वगैरह पता नहीं अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं, टोटल इंग्लिश वर्ड में बोलूंगा तो हो सकता है आप बहुत सी चीजें मिस कर जाए, ना समझ पाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं और आपको एक बार में आ जाए। चलिए अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस में पैसिव वॉइस हमको कैसे बनाने की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो ध्यान से देखिएगा। माय ब्रदर
हेल्प्स मी एवरी डे। अब इन माई स्टडी कर दीजिएगा यहाँ पर, इन माई स्टडी एवरी डे, EVERYDAY। ओके, समझते हैं। माई ब्रदर मेरा भाई, हेल्प्स मी मेरी मदद करता है, इन माई स्टडी मेरे पढ़ाई में, एवरीडे हर दिन। आप किस निकालेंगे? मेरा भाई हर दिन मेरे पढ़ाई में मेरी मदद करता है। ठीक है, ये तो रहा करता है, इट मींस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। मुझे पैसे वैसे बनाना है। अब रूल क्या है, प्लीज रूल को रिमाइंड कीजिए। रूल ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ओके ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, इसे मानिए, तो ऑब्जेक्ट होती है वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट बना जाता है। ठीक है ना, तो वर्ब के तुरंत बाद क्या है, मी है, उसके बाद इन माई स्टडी है, तो इन माई स्टडी आपका प्लेस कहा जाता है, कहाँ, मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। कहाँ मदद करते हैं, मेरी पढ़ाई में, ये प्लेस हो गया। कब, हर दिन, ये टाइम को दर्शा रहा है। तो ये जो मी शब्द है यही आपका ऑब्जेक्ट है और इसे हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम ये भी बता चुके हैं आपको, तो आप बता सकते हो मी आपका ऑब्जेक्ट है, यदि हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो मी ही नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मी को ही उतार देंगे। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मी ला दिया तो मी यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट ही है, तो मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा ये ध्यान से सुनिएगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्या होता है, आई। ठीक, रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट बाद इज एम आर में से कोई एक, डिपेंड करता है सब्जेक्ट करता कौन है, तो करता यदि आई है तो आई के बाद क्या लगती है, इज या आर, दोनों नहीं लगती, एम लगती है। गुड, तो आपको आई एम मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट के पहले वाला है तो वर्ब होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आपका हेल्प वर्ब है। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइंडेड। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म मैं कर दूं, ईड लगा के थर्ड फॉर्म कर देता हूं, ये थर्ड फॉर्म है, आई एम हेल्प्ड। ओके, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या करना है, अब आपने लिखा है कि अब आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ये आपने लिखा है। तो आप चाहें, आपकी मर्जी, आप चाहें तो इन माई स्टडी उतार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आप चाहें तो वर्ब के बाद, चूंकि रूल तो यही है कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से बाय माई ब्रदर हो जाना चाहिए, बाय माई ब्रदर, ओके ना, बाय माई ब्रदर। अब इन माई स्टडी आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखा जाएगा इन माई स्टडी, STUDY स्टडी। उसके बाद एवरीडे है तो एवरीडे भी आप लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे करते क्या है ना कि देखिए रूल तो ये है कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होना चाहिए, मतलब वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, यही होगा, रूल यही है। लेकिन आप अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, बनाते कैसे हैं, देखो आप लिख भी दो मॉडर्न इंग्लिश में, अभी बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो, बट लिखना चाहो तो आप आई एम हेल्प्ड इन माई स्टडी बाय माई ब्रदर करना चाहो तो भी सही है। मतलब इन माई स्टडी को पहले कर दो और या बाय माई ब्रदर को बाद में करो तो भी सेंटेंस विशेष फर्क आने वाला नहीं है, सेंटेंस तो भी सही माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा आप मानो प्लीज, यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप यही करो, वर्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया करो, ठीक है ना। सो आई एम हेल्प्ड बाय माई ब्रदर इन माई स्टडी एवरी डे, ठीक है ना। आई एम हेल्प्ड बाय माई ब्रदर इन माई स्टडी एवरी डे। तो आपने क्या देखा, किसके द्वारा, मेरे भाई द्वारा। अर्थ निकालते हैं, मैं, ध्यान से, मैं प्रतिदिन अपने पढ़ाई में अपने भाई के द्वारा मदद किया जाता हूं। जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, पढ़ाई जाती है, लिखा जाता है, खेला जाता है, सोया जाता है, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं करके हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो पैसिव वॉइस की पहचान मिलेगी, किसकी, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की। आ रहा है समझ में, प्लीज माइंड इट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा प्लीज, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। चलिए और भी देखते हैं। अभी देखिए निगेटिव बनाना चाहे, देखिए जैसे यू डू नॉट
वेस्ट योर टाइम विद योर फ्रेंड्स। सिंपल एकदम, क्योंकि आपको सिखाना मुझे तो एकदम सिंपल दे रहा हूं, ठीक है ना। सो यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद योर फ्रेंड्स। तुम विद योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ योर टाइम अपना समय डू नॉट वेस्ट बर्बाद नहीं करते हो। कौन नहीं करते? तुम। क्या नहीं करते हो? बर्बाद नहीं करते हो। किसे बर्बाद नहीं करते? अपने टाइम को। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। चलिए, तो हमें चूंकि हमें पैसेज बनानी है तो करना क्या होगा, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो क्या बर्बाद नहीं करते हो? अपना समय। अपना समय, योर टाइम आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो योर टाइम को योर टाइम में ही लिखना होगा हमें, ठीक है ना। योर टाइम को योर टाइम में ही लिखना होगा हमें, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो योर टाइम, अब ये देखना है कि योर टाइम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो बता दें आपको, यू आपका प्लूरल है बट योर आपका सिंगुलर है, ठीक है ना। यू जब होगा तो प्लूरल माना जाता है, बट योर यदि है तो योर के बाद का जो नाउन है वो डिपेंड करता है कि योर ब्रदर है तो सिंगुलर है, योर ब्रदर्स है तो प्लूरल है, योर फ्रेंड है तो सिंगुलर है, योर फ्रेंड्स है तो प्लूरल है। तो योर के बाद क्या है? टाइम है, टाइम सिंगुलर है, ठीक है ना। सो योर टाइम, इसलिए इज लगाना है। अब यहाँ पर डू नॉट है तो यहाँ पर इज नॉट हो जाएगा। ओके, सेम है ना, चूंकि ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे भी नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा आपको। सो योर टाइम इज नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, इसे मान के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो योर टाइम इज नॉट, वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड होता है, सिर्फ डी लगाना है इसमें आपको। ये वीक वर्ब है, हमने आपको बताया था वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब, है ना। जितने भी वीक वर्ब होते हैं उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी या टी का प्रयोग करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं उसमें डी डी टी न लगाकर बीच के वावेल को चेंज कर देते हैं, हमने आपको बताया था, प्लीज माइंड इट। सो योर टाइम इज नॉट वेस्टेड, अब क्या करेंगे? बाय यू यही पर कर देंगे, ठीक है ना। योर टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय यू, आप लिख दीजिए। आप आपने क्या देखा? यू आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो इसलिए देखिए बाय यू ही हुआ। अब विद योर फ्रेंड्स आप उतार दीजिए, सो विद योर फ्रेंड्स, लास्ट में फुल स्टॉप, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव होगा वो चीज। आ रहा समझ मेरी बात? हमने क्या आपको बताना चाहा कि हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव वॉइस है तो ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अब फिर से मुझे एक्टिव लिखना होगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे? हमने इसका पैसेज बनाया तो योर टाइम आपका ऑब्जेक्ट था, मैंने इसे सब्जेक्ट बना दिया। फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही इसे मार लगानी है। सब्जेक्ट हमारा योर टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि ऊपर डू नॉट है, इसलिए नीचे इज ए मार्क पर नॉट हो जाएगा। उसी प्रकार से इज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपका सब्जेक्ट यू है, अब इसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया तो बाय यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी है नीचे उतार दीजिए आप। विद योर फ्रेंड्स था, मैंने भी नीचे विद योर फ्रेंड्स कर दिया। क्लियर हो? पक्का ना? और भी देखते हैं, ध्यान से रखिएगा। डू दे लर्न their homework before examination, लास्ट में क्वेश्चन आ चुकी है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका मतलब समझिए, डू दे, क्या वे लर्न याद करते हैं, दियर होमवर्क अपना गृह कार्य, बिफोर एग्जामिनेशन परीक्षा से पहले। तो क्या वे परीक्षा से पहले, देखिए परीक्षा से पहले अपना होमवर्क मतलब अपना गृह कार्य याद करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय ये ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस क्या है। यदि एक्टिव वॉइस असर्टिव है तो पैसिव वॉइस भी असर्टिव है। देखिए एक्टिव वॉइस यदि आपका नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव हो जाएगा। एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आप करना क्या आपको, यदि ऊपर इंट्रोगेटिव मतलब डू पहले आई है तो नीचे भी आपका सहायक क्रिया पहले आएगी, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा सहायक क्रिया, वो डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार। तो दियर होमवर्क एक वचन, ठीक है ना, दियर होमवर्क, इसलिए इज दियर लगाइए, इज दियर होमवर्क, ओके ना। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ये जो दे शब्द है वे किसी एक को भी दर्शा रहा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब चूंकि दे शब्द है इसलिए हमको डू लगाना था,
क्या सब पिलाया, लेकिन नीचे डियर होमवर्क जो ऑब्जेक्ट है इसे मुझे सब्जेक्ट बनाना है, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये प्लूरल नहीं है, ये इसलिए मुझे इसके अनुसार सहायक क्रिया इज लगानी पड़ी, ठीक है ना। ऊपर देखिए दे था इसलिए डू लगाए, बहुवचन था ये, लेकिन नीचे डियर होमवर्क आपका सब्जेक्ट हो गया, अब ये सिंगुलर इसलिए इज लगा। तो इज डियर होमवर्क, अब क्या करना है, अब आपको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्यों, चूंकि सहायक क्रिया जो यहाँ लिखते हैं वो पहले से लिख चुके हैं, सहायक क्रिया आ चुकी है। अब इज देयर होमवर्क, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा, LEARNT, लास्ट में टी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये भी वीक वर्ब है, जितने भी वीक वर्ब है उसमें DED या टी लगाकर ही थर्ड फॉर्म होता है, ओके ना। सो पकड़ता है इज देयर होमवर्क लर्न, ओके ना, इज देयर होमवर्क लर्न। अब बाय देम, ये जो सब्जेक्ट है आपका दे, अब इसको जो है वर्ब के बाद लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, क्या होता है, अब दे उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा, तो दे ही तो नहीं लिखा जाएगा, दे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको बताया था जब दे सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय देम कर देंगे, क्या करेंगे, बाय देम। पढ़िए, सो इज देयर होमवर्क लर्न्ड बाय देम। अब बिफोर एग्जामिनेशन आप उतार दीजिए यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट है, हमने आपको बताया था, ये लास्ट में इस तरह से लिख दिया जाएगा, एग्जामिनेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन मार्क है नीचे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्लियर है, आ रहा है समझ में। यदि एक और भी हो सकता है मैं वो भी लिख देता हूँ, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आगे ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना। अब जल्दी से इरेज, मुझे लगता है कि आप नोट किए भी होंगे, मैं ऊपर से इरेज करता हूँ, एक सेंटेंस में इरेज करता रहूं और आप समझते रहिए, ठीक है ना। पढ़ते लो इसको, एक बार इसको, माय ब्रदर हेल्प्स मी इन माय स्टडी एवरी डे, आई एम हेल्प्ड बाय माय ब्रदर इन माय स्टडी एवरी डे। अब लिख पा रहे हैं अच्छे से, जहां ना समझ पाए बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में भी, ठीक है ना। मैं जल्दी से इरेज कर देता हूं इसे। हमने सब इरेज तो कर दिया है, उम्मीद है कि आप सब नोट किए होंगे। आइए कुछ हिंदी में भी एग्जांपल देखते हैं, मैं हिंदी में किस तरह से लिख करके उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, आप सेंस लेंगे तो ये आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे मैं ये लिखूं यहाँ पर, जैसे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो आप कैसे पकड़ेंगे, ये पैसिव वॉइस ना ऑलरेडी है, आप उसे ट्रांसलेट कर देना है, ओके ना। इस तरह से भी होता है, कैसे हमने पकड़ा कि पैसिव वॉइस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया कि जब हिंदी में दिया रहेगा पैसिव वॉइस तो उसकी पहचान ये है, आ करता है, ई करती है, ए करते हैं, देखिए। तो पढ़ाई जाती है, आ ई ए के बाद देखिए ता ते ती पे, देखिए मतलब वर्ब में ऐसे ही लगा है ना। आपको ऐसे समझना है कि पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, खिलाया जाता है, सुनाया जाता है, हंसाया जाता है, बुलाया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सोया जाता है, हंसा जाता है, बोला जाता है, आ जाता है, ई जाती है, ए जाता है, यही पहचान है। यदि ये पहचान भी क्लियर कर लेंगे तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस कहीं भी किसी तरह का सेंटेंस होगा आप कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी आपको आ ई ए के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो बनाए कैसे, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसी ही सब्जेक्ट बनाना है, सेम चीज है आपका इंग्लिश। चलिए उसके बाद चूंकि सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग बनानी है, तो इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाई जाती है, पढ़ाना क्या होता है, टीच, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST, ओके ना। सो इंग्लिश इज टॉट कहाँ पढ़ाई जाती है, यहाँ, हियर, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, उसके द्वारा, पिताजी के द्वारा, अध्यापक के द्वारा। सो बाय मी, बाय हिम, बाय यू, बाय देम, बाय टीचर, बाय फादर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में आप कर देंगे, नहीं है तो नहीं करना, ओके ना। देखिए मेरे घर हर दिन गरीबों की मदद की जाती है। आ रहा है समझ में आपको, मेरे घर हर दिन गरीबों की मदद की जाती है, दिया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो आ जाता है, ई जाती है, ए जाता है, यही आपकी पहचान है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की, जो हिंदी में लिखा रहेगा। इंग्लिश में कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सब करके बताया है ना। है अभी बहुत सी चीजें छोटी है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बेस आपको यदि क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो उसी के आधार पर आप बना लेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद में कुछ और भी नया दे सकूँ आपको। इंट्रोगेटिव में कुछ विशेष चीजें वो मैंने नहीं दे पाया अभी आपको, तो
यदि आप ज़्यादा ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे घर हर दिन गरीबों की मदद की जाती है। किसकी मदद की जाती है? गरीबों की, मतलब सभी गरीब, जो भी गरीब आते हैं मेरे घर उन सबकी मदद की जाती है। तो द पुअर हो जाएगा। द पुअर किसी भी एडजेक्टिव पहले जब द लग जाएगा तो वो प्लूरल माना जाता है। तो द पुअर बहुवचन है इसलिए आर लगा। द पुअर आर मदद की जाती है। चलिए मदद करना हेल्प होता है, हेल्प हो जाएगा ना। द पुअर आर हेल्प्ड कहाँ? मेरे घर, एट माई हाउस। हर दिन, एवरीडे या डेली, कुछ भी, दोनों में इसको एक लिख दीजिए आप, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए इसको। द पुअर आर हेल्प्ड एट माई हाउस डेली। ओके, आ रहा है समझ में? देखिए, क्या बच्चों को, देखिए, क्या बच्चों को मिठाई दिया जाता है? दिया क्या बच्चों को मिठाई दिया जाता है? देखिए सेम वही कंसेप्ट है, आ जाता है, ई जाती है, ए जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस है। तो क्या सब पहले आ गया है? इसका मतलब सहायक क्रिया पहले आएगी, ठीक है ना। तो सहायक क्रिया इसे मार लगती है, इसे मार में से कोई एक पहले करना है, डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है। तो बच्चों को किसको मिठाई दिया जाता है? बच्चों को दिया जाता है। तो सिंपली बच्चों को बहुवचन है इसलिए आर लगेगा, आर चिल्ड्रन। ओके ना। आर चिल्ड्रन दिया जाता है ना। दिया जाना मतलब ये पैसिव वॉइस की पहचान है, ध्यान दीजिएगा, ये पहचान है। आ जाता है, ई जाती है, ए जाती है, पहचान है, देना से मतलब है आपको। तो आर चिल्ड्रन गिवन, गिव इज देना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। आर चिल्ड्रन गिवन क्या दिया जाता है? मिठाई, स्वीट्स कर दीजिए, स्वीट भी करेंगे चलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो आर चिल्ड्रन गिवन स्वीट्स, क्या बच्चों को मिठाई दी जाती है? आ रहा समझ में? तो आगे रूल 2 की बात करें तो देख लीजिए, वो भी हमें हर दिन क्यों पीटा जाता है? हमें हर दिन क्यों पीटा जाता है? हो सकता है इस तरह से भी लोग बोलते हैं, हम पर अत्याचार क्यों किया जाता है, हमें गालियां क्यों दी जाती है, हमारा अपमान क्यों किया जाता है, या हमें हर दिन क्यों पीटा जाता है। चलिए, तो क्यों की एनर्जी आपको लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई। किसे पीटा जाता है? हमें मतलब यहाँ पर अस आपका ऑब्जेक्ट था लेकिन हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो वाई आर वी सब्जेक्ट हो जाएगा। वाई आर वी पीटा जाता है। पीटा आ की मात्रा लगाना है, लास्ट में जाता है, यही आपकी टेंस की पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की पहचान की बात करें तो आ जाता है, ई जाती है, ए जाते ही करके आएगा। तो पीटा जाता है, ओके, खिलाया जाता है, मदद की जाती है, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। आ रहा समझ में? थोड़ा फनी टाइप की, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि एक पॉइंट अच्छे से बताऊं तो कुछ भी नहीं छूटेगा। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, डायरेक्ट पैसिव वॉइस को कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं ये सब चीज बता देंगे। तो वाई आर वी बीटेन हर दिन, डेली, ओके ना। BETE ना, BEATEN डेली, DAILY कर दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, समझिए, बताइए क्या दिक्कत है आपको इसमें। मैंने एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको ये आगे क्या होगा। नहीं आया प्लीज देखिए, कुछ चीजें और भी छुट्टी है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट बात आप क्लियर हो जाए। यदि आप क्लियर कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, प्लीज इसे अच्छे से नोट कीजिए और आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कीजिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आप अपना पूरा ख्याल रखिए, देश की सम्मान, सुरक्षा, सहायता करते हुए आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया बेहतर सीखते हुए हर दिन अपना बेस्ट लेते रहिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।